हेलो स्टूडेंट्स, तो फाइनली थर्मोडायनेमिक का सेकंड पार्ट जहाँ पे हम मेन टेम्परेचर स्केल के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसे कि पिछली क्लास के सबसे लास्ट में हमने बात किया था थर्मोडायनेमिक की बेसिक डेफिनेशन, ताप किसे कहते हैं, ऊष्मा किसे कहते हैं, ऊर्जा ऊष्मा ताप में क्या संबंध होता है, ये सारी चीज़ हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। जस्ट एट प्रेजेंट आज के क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है इसको इग्नोर मत करिएगा, आज के वीडियो को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि आईआईटी पॉलिटेक्निक या फिर लगभग आप कोई भी एग्जाम देते हैं टेम्परेचर स्केल से सवाल जरूर बनता है। तो हम मेन बात करने वाले हैं टेम्परेचर स्केल के बारे में, विद डेफिनेशन भी चलेंगे, लेकिन आइए हम डायग्राम पहले बनाते हैं फिर इसको स्टार्ट करते हैं। तो टेम्परेचर स्केल हमारी 3 प्रकार की होती है, मैं नीचे थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ। टेम्परेचर स्केल जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। टेम्परेचर स्केल 3 प्रकार की होती है। एक होता है सेल्सियस पैमाना, दूसरा होता है फ़ारेनहाइट पैमाना और तीसरा होता है केल्विन पैमाना। ये टेम्परेचर स्केल है। टेम्परेचर स्केल हमारा ताप को मापती है, टेम्परेचर स्केल। अब एक डायग्राम आपके सामने बनाते हैं, इस डायग्राम को याद रखिएगा, यहीं से आपको पूरा कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए लाइफ टाइम रिकॉल रहने वाला है। ये हमने 3 स्केल बनाया है, ये 3 स्केल है। सबसे पहले वाले को हम कह देते हैं सेल्सियस पैमाना, दूसरे पैमाने को हम कह देते हैं फ़ारेनहाइट पैमाना और तीसरे पैमाने को हम कह देते हैं केल्विन पैमाना। ये 3 स्केल हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारे 3 स्केल हैं। बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आ रहा है, सेल्सियस पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना एंड केल्विन पैमाना। शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ, दिस इज केल्विन के, फ़ारेनहाइट F एंड सेल्सियस C। ठीक है, अब आपको कीवर्ड ये याद रखना है, छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। इन सभी स्केल का जो सबसे न्यूनतम पॉइंट है, न्यूनतम नीचे वाला, ये लाइन देखिए, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, जो सबसे नीचे, इस स्केल का जो सबसे नीचे वाला पैमाना है, इस पॉइंट को हम हिमांक कहते हैं। हिमांक याद रखिएगा, तीनों के लिए कॉमन है, तीनों के लिए हिमांक। केल्विन का जो हिमांक पॉइंट होगा दैट इज दिस, फ़ारेनहाइट का जो हिमांक होगा दैट इज दिस, और सेल्सियस का जो हिमांक होगा वो सबसे नीचे वाला पार्ट। तो फ्रीजिंग पॉइंट हमारा ये होता है, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक बिंदु या फिर हिमांक। क्लियर हो गया? मैंने जो लाइन खींचा है नीचे वाला, ये सभी के लिए काम करेगा फ्रीजिंग पॉइंट का। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल वे में समझिएगा, बहुत आसान वे में समझाने वाले, क्योंकि रटना ना पड़े, सवाल यहाँ से आना तय है, इसीलिए बिल्कुल आराम आराम से एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, टॉप पॉइंट, जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, जैसे कि ये जो इसका टॉप मोस्ट पॉइंट है, ठीक है, इस टॉप मोस्ट पॉइंट को हम कहते हैं क्वथनांक बिंदु, क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, इसको हम कहते हैं क्वथनांक बिंदु। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट और सबसे नीचे वाले पॉइंट को कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। अब बस लास्ट पॉइंट आप याद कर लीजिए तो पूरी परिभाषा आपको याद हो जाएगा। जो केल्विन पैमाना होता है, इसके बीच में 100 बराबर भाग होते हैं, 100 बराबर भाग होते हैं, और जो फ़ारेनहाइट है इसमें 180 बराबर भाग होते हैं, 180, 180, और जो सेल्सियस है इसमें भी 100 भाग होते हैं। बस जिस बच्चे को इतना पॉइंट याद रह गया, सवाल उसके लिए हो जाएगा। सिर्फ आपको डायग्राम बनाना है। अब मैं 2 मिनट तक पेन नहीं चलाऊंगा, सिर्फ बोलूंगा, आपको डायग्राम में ध्यान देना है, परिभाषा आप सिर्फ बनाओगे खुद ही। फाइनली हमारा जो
टेम्परेचर स्केल होता है ये 3 प्रकार का होता है और तीनों को हम समझ लिए, सेल्सियस पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना, केल्विन पैमाना। अब देखो डेफिनेशन कैसे बनाते हैं। सेल्सियस पैमाना उस पैमाने को कहते हैं जिसका हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है एवं क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उस पैमाने को हम कहते हैं सेल्सियस पैमाना। फिर से ध्यान से सुन लो, ऐसा पैमाना, ऐसा तापक्रम पैमाना जिसका हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेंटीग्रेड एवं क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसके बीच में 100 बराबर भाग होते हैं, उन्हें कहा जाता है सेल्सियस पैमाना। तो इस सेल्सियस पैमाना का जो हिमांक बिंदु है दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, याद रखिएगा। फ़ारेनहाइट का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेंटीग्रेड और जो क्वथनांक बिंदु है ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, दोनों पॉइंट तैयार। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सेल्सियस पैमाना का हिमांक बिंदु क्या होगा, आप जवाब दोगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सेल्सियस पैमाना का क्वथनांक बिंदु क्या होगा, तो जवाब दोगे 100 सेल्सियस। ठीक है, क्लियर, याद रखिएगा। अब आपसे पूछेगा फ़ारेनहाइट पैमाने का सबसे हिमांक बिंदु क्या होगा, तो आप जवाब दोगे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32, इसका 32 होता है और सबसे ऊपर वाला होता है 212। क्वथनांक जो होता है वो होता है आपका 212। तो अब इसकी परिभाषा सुन लीजिए, फ़ारेनहाइट किसे पैमाने को कहते हैं, तो ऐसा पैमाना, ऐसा ताप मापन का पैमाना जिसका हिमांक बिंदु 32 डिग्री सेंटीग्रेड हो और क्वथनांक बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो, उस पैमाने को कहते, और बीच में 180 बराबर भाग हों, उस पैमाने को कहते हैं फ़ारेनहाइट पैमाना। ऐसा पैमाना जिसका हिमांक बिंदु 32 डिग्री हो एवं क्वथनांक बिंदु 212 डिग्री हो और बीच में 180 बराबर भाग हों, उस स्केल को कहते हैं फ़ारेनहाइट पैमाना। तीसरा, केल्विन पैमाना क्या होता है, तो केल्विन पैमाना जो हमारा होता है, केल्विन पैमाने का जो हिमांक बिंदु है ये होता है 273। केल्विन पैमाने का जो हिमांक बिंदु होता है वो होता है 273 और क्वथनांक बिंदु होता है 373। ठीक है, और इसमें भी बीच में 100 बराबर भाग होते हैं। तो फिर से डेफिनेशन में बार बार रिपीट हो रहा है, ऐसा पैमाना, ऐसा तापमापन का पैमाना जिसका हिमांक बिंदु 273 डिग्री हो एवं क्वथनांक बिंदु 373 डिग्री हो एवं बीच में 100 बराबर भाग हो, तो उस पैमाने को कहते हैं केल्विन पैमाना। ओवरऑल सभी बच्चों को ये स्केल ही बस आपको रटना है, डेफिनेशन आपसे कभी नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ ये स्केल रटा होना चाहिए। ठीक है, जो सबसे टॉप लोअर पॉइंट होता है, सॉरी क्या कहते हैं, जो सबसे लोअर पॉइंट होगा दैट इज हिमांक, जो सबसे अपर पॉइंट होगा दैट इज क्वथनांक। तो 273, 373, 32, 212, 0, 100, ये याद रखिए। अब आइए टेम्परेचर स्केल में संबंध क्या होता है, अब हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। टेम्परेचर स्केल का संबंध क्या होता है, तो एक मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इस फॉर्मूले को बहुत गौर से देखिएगा, पूरा संबंध आपको याद हो जाएगा। अब हम संबंध पढ़ने जा रहे हैं कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन में क्या संबंध है, केल्विन फ़ारेनहाइट में क्या संबंध है, फ़ारेनहाइट सेल्सियस में क्या संबंध है। तो जितना इंटर कोरिलेशन है इन तीन पैमाने के बीच, अब हम वो डील करने जा रहे हैं। ये फॉर्मूला याद कर लिए तो आपको कभी भूलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब ध्यान से सुनिएगा, पैमाना, फॉर्मूला बना रहा हूँ, पैमाना माइनस हिमांक बिंदु, पैमाना माइनस हिमांक बिंदु और डिवाइड बाई कुल भाग की संख्या, कुल भाग, या ऐसे लिख दो, कुल भागों की संख्या। बस ये फॉर्मूला आपको याद, तो डेफिनेशन आपको हमेशा के लिए ये भी कोरिलेट हो जाएगा। ओवरऑल हम यहाँ पे अब ये एक्सप्लेन करेंगे कि जब इस डेफिनेशन को हम रीड करते हैं तो फॉर्मूला कैसे बनाएं। चलो ध्यान देना, पैमाना माइनस हिमांक डिवाइड बाई कुल भागों की संख्या, यही फॉर्मूला आपको याद रखना है। और यहाँ से देखो अब हम संबंध निकालने जा रहे हैं, गौर से देखना। पैमाना कौन सा, सेल्सियस हमने ले लिया, तो C
ठीक है, माइनस हिमांक कितना है उस सेल्सियस पैमाना का, हिमांक कितना है 0, तो C माइनस 0 डिवाइड बाई कुल भागों की संख्या कितना है 100, तो C माइनस 0 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू, अब आ जाओ फ़ारेनहाइट पे, तो पैमाना क्या है फ़ारेनहाइट F माइनस हिमांक कितना है 32 F माइनस 32 होल डिवाइड बाई भागों की संख्या कितना है 180 भाग, तो ये भी आपका बराबर इक्वल टू, अब आते हैं केल्विन पर, तो केल्विन का K माइनस 273 एंड होल डिवाइड बाई 100, ये है आपका संबंध। इसी को हम कहते हैं टेम्परेचर स्केल का रिलेशन, या फिर रिलेशन बिटवीन सेल्सियस कॉमा फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल। दिस इज द रिलेशन बिटवीन ऑल टाइप ऑफ टेम्परेचर स्केल्स। हमने क्या लिखा है आप खुद ही देख लो, पैमाना माइनस हिमांक बिंदु डिवाइड बाई कुल भागों की संख्या, तो ये क्या है पैमाना सेल्सियस माइनस 0 कितना है हिमांक डिवाइड बाई 100, फ़ारेनहाइट माइनस 32, 32 क्या है हिमांक है, बिंदु है हिमांक F माइनस 32 डिवाइड बाई 180, और केल्विन क्या है K माइनस 273 डिवाइड बाई 100, ये रिलेशन है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखो कुछ बच्चे इसको सॉर्ट आउट करते हैं, मैं कहूँगा कभी सॉर्ट आउट मत करिएगा, किताब तक में लिखा होता है, बुक में भी इसको सॉर्ट आउट कर देता है, मतलब काट कूट देता है, तो आपको काटना नहीं है, मैं यही रोकता हूँ। आप हमेशा के लिए अगर रटना चाहते हो तो इस रिलेशन को रटो, न कि किताबी लैंग्वेज को रटो। फायदा क्या मिलेगा, आओ देखो आपसे फायदा क्या मिलेगा। क्वेश्चन कितने टाइप के बनाए जाते हैं ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपसे बनेगा कि हमको सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में संबंध बताओ, तो सिंपली देखो C माइनस 0 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू F माइनस 32 होल डिवाइड बाई 180, ये रहा तुम्हारा संबंध। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया फाइनली, और ये कट जाएगा, 2 से कटा 9 बार में, 2 से कटा 5 बार में, आंसर आ गया C डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू F माइनस 32 होल डिवाइड बाई 9। अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में उठा के देखे, ये प्रश्न पूछा है, और जो बच्चा इसको रटा वो भूल जाएगा कि यहाँ पे 5 था कि यहाँ पे 9 था, यहाँ पे 5 था कि यहाँ पे 9 था, एग्जाम में भूल जाओगे भैया, इतना प्रेशर रहता है एग्जाम में भूल जाओगे। मैं कहता हूँ इसको रटो, ये मेन है। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन करेगा कि फ़ारेनहाइट और केल्विन में क्या संबंध होता है, फ़ारेनहाइट और केल्विन में क्या संबंध होता है, देखो फिर निकाल लेंगे, F माइनस 32 होल डिवाइड बाई 180 इज इक्वल टू K माइनस 273 होल डिवाइड बाई 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, और यहाँ पे 2 से काट दो तो 9 बार में, 2 से काटे तो 5 बार में, आंसर हो गया F माइनस 32 होल डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू K माइनस 273 होल डिवाइड बाई 5। ये आपसे पूछ सकता है। तीसरा तुमसे कहेगा कि सेल्सियस और केल्विन में क्या संबंध है, देखो 3 ही संबंध पूछेगा, मैं तीसरा संबंध भी निकाल के दिखा दे रहा हूँ, रेड पेन से थोड़ा मार्क कर दे आपको समझ में आ जाए। इन दोनों में क्या रिलेशन है हमने पढ़ लिया, देखो आपके सामने हमने सॉल्व भी कर दिया है ऑन बोर्ड। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या संबंध है, वो ये है, ये देखो संबंध नंबर 1, रिलेशन नंबर 1। फिर हमने कहा फ़ारेनहाइट और केल्विन में क्या संबंध होता है, हमने ये भी पढ़ लिया, दिस इज रिलेशन नंबर 2, दिस इज द रिलेशन नंबर 2, ठीक है। F माइनस 32 है, ये दूसरा रिलेशन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है कि सेल्सियस और केल्विन में क्या संबंध होता है, ये तीसरा आखिरी, इसके अलावा और कोई संबंध बनेगा ही नहीं, ये तीसरा संबंध। आ जाओ तीसरा संबंध भी देख लेते हैं। तो तीसरा संबंध देखो क्या लिखा है, C माइनस 0 होल डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू, सबसे लास्ट वाला क्या है, K माइनस 273 होल डिवाइड बाई 100। अब एक बात बताओ, 100 से 100 कट जाएगा कि नहीं, 100 से 100 कट गया, बचा क्या, C इज इक्वल टू K माइनस 273, और आप उठा करके देख लो, ये पूछा हुआ प्रश्न है, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं, केल्विन पैमाना इज इक्वल टू C प्लस 273 डिग्री, और ये उठा कर देख लीजिए किताब में, ये आया हुआ प्रश्न है। तो यही तो क्वेश्चन आपसे पूछता है और बच्चा इसको रटने लगता है, ये आपके एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिए, ये पूछा हुआ है। अब इसके बाद मैं 2 ठो थियोरेटिकल क्वेश्चन करवा लेता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लो या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं छोटा सा 2 आपको मतलब बेसिक पॉइंट करवाना चाह रहा हूँ।
उन 2 क्वेश्चंस को भी हम देख लेते हैं। दो प्रश्न इसको खास तौर पर याद रखिएगा, आइए ध्यान दीजिएगा। वैसे डेफिनेशन आप सेल्फ रीड कर लेते हैं, लेकिन मैं कोरिलेट कर देता हूँ। आपसे प्रश्न बड़ा अच्छा एक पूछता है, क्वेश्चन है ये कि केल्विन पैमाना का सबसे न्यूनतम बिंदु है, मतलब ध्यान से समझिएगा, केल्विन पैमाना का न्यूनतम बिंदु है, न्यूनतम बिंदु है। क्वेश्चन के पूछने में बड़ा फर्क होता है, ध्यान से समझिएगा। जब भी कभी आपसे ऐसा प्रश्न पूछे कि केल्विन पैमाना का सबसे न्यूनतम बिंदु है, तो आप जवाब दोगे 273। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं। अभी कुछ बच्चों के दिमाग में तुरंत ही चलने लगा कि सर आप गलत पढ़ा दिए। क्लियर बोल रहा हूँ, इसी वीडियो में बोल रहा हूँ। आधा बच्चों के दिमाग में यही चलने लगेगा कि सर आप गलत लिख दिए आंसर। पहले प्रश्न सुन लो, मैं पढ़ा के आ रहा हूँ, तब बोलना। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। केल्विन पैमाना का न्यूनतम बिंदु है, तो आप एक बात बताओ, इस केल्विन पैमाना का सबसे न्यूनतम बिंदु क्या है? 273। ये फ्रीजिंग पॉइंट भी है, ये हिमांक बिंदु भी है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। अब दूसरा प्रश्न सुनो, आपका जवाब अब क्या सही है, ध्यान से सुनेगा। आपसे पूछेगा केल्विन पैमाना का न्यूनतम संभव ताप है, संभव ताप है, न्यूनतम और फिर संभव बोला है। इसी प्रश्न को कोरिलेट कर देगा कि केल्विन पैमाना का परम शून्य ताप है, परम शून्य ताप है। तो अब आप जवाब दोगे -273 डिग्री केल्विन। ये आप याद रखो। ये प्रश्न आपके दिमाग में चल रहा था ना कि सर ये कैसे हो सकता है, आंसर तो ये है। अब जरा समझना दोनों में अंतर क्या है। केल्विन पैमाना का न्यूनतम बिंदु तो 273, लेकिन यहाँ पे क्या जोड़ दिया? संभव, न्यूनतम संभव ताप। तो केल्विन पैमाना की कैपेसिटी होती है सबसे लोवेस्ट जाने का, वो है -273। इकलौता केल्विन पैमाना ही एक ऐसा पैमाना है जो सबसे न्यूनतम संभव ताप पे जा सकता है। न्यूनतम तो है ही है, लेकिन संभव कितना है? तो -273 तक जाने की क्षमता होती है इस केल्विन पैमाना का। तो यही प्रश्न आपसे एग्जाम में घुमाता है। और अब आप हमारे सवाल को समझो जो मैं पढ़ा रहा था आपको। तो ये था प्रश्न का टाइप। केल्विन पैमाना का न्यूनतम बिंदु होगा, केल्विन पैमाना का न्यूनतम बिंदु है 273, ये देखो लिखा हुआ है। लेकिन अगर तुमसे बस एक शब्द जोड़ दे, न्यूनतम संभव ताप, प्रश्न वही, लेकिन न्यूनतम के साथ संभव बोल दिया, संभव, पॉसिबल, तब आप जवाब दोगे केल्विन पैमाना का सबसे न्यूनतम संभव ताप होता है -273 डिग्री केल्विन, या फिर परम शून्य ताप आपसे कहे, या फिर परम ताप बोले, परम ताप। ये सब शब्द याद रखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट शब्द हैं। परम ताप, केल्विन पैमाना का परम ताप, तब भी आप जवाब दोगे -273। तो भैया ये प्रश्न आप लिख लीजिएगा, इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आपसे नहीं कर सकता है टेम्परेचर स्केल में। तो ये भी टॉपिक हमारा यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीटली एंड हो गया। और हाँ, फाइनली देखिए, एक सेकंड बस, थोड़ा सा और टाइम लूँगा, थोड़ा सा और टाइम लूँगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद है, प्रश्न पढ़ा रहा हूँ तो ये आपके क्वेश्चन भी हो जाएंगे इसी वीडियो में। नोट डाउन कर लीजिएगा इस प्रश्न को, आगे चलते हैं। आया हुआ क्वेश्चन है, इसको भी बस गौर से आप समझ लो, बस इस कॉन्सेप्ट को भी बहुत गौर तरीके से ध्यान दो। एक तरफ मैं लिख रहा हूं सेल्सियस, इसके आगे लिखते हैं फ़ारेनहाइट, और इसके आगे लिखते हैं केल्विन। ये भी प्रश्न आया हुआ है, जो बच्चे सवाल लगाएंगे उनको ये सवाल लग जाएगा, और है, मैंने देखा है, प्रश्न आया हुआ है। चलो देखो, आप एक बात बताओ, सेल्सियस पैमाने में कितने भाग हैं? 100 भाग हैं। ठीक, ये सब कीवर्ड पढ़ा रहा हूँ, ध्यान देना, 100 भाग हैं। और एक भाग बराबर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, आप मान सकते हो बिल्कुल, एक भाग बराबर 1 डिग्री सेंटीग्रेड है। खुद ही समझो,
जीरो से लेकर 100 तक गया है, 0 से लेकर 100 तक, और भाग कितने हैं, 100 भाग। तो आप कह सकते हो ना सेल्सियस पैमाने में कुल 100 भाग हैं और एक भाग बराबर 1 डिग्री सेंटीग्रेड है। मतलब जैसे जैसे 1-1 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर जाओगे 1-1 भाग बढ़ता जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि जैसे मान लो 0 से 1 गए, 1 से 2 गए, तो इस दौरान 0 से 1 जाने पे 1 भाग बढ़ जाएगा और 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। फिर 1 भाग से 2 भाग जाने में 1 डिग्री सेंटीग्रेड और बढ़ जाएगा और भाग भी 1 बढ़ जाएगा। अभी प्रश्न इसका बनाते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न बना रहे इसलिए सुनना, बस सुनते रहो ध्यान से। फॉरेन हाइट में, अब आते हो फॉरेन हाइट में। फॉरेन हाइट में 180 भाग होता है, 180 भाग। लेकिन इसका प्रश्न ध्यान से देना, 180 भाग है तो आप कह सकते हो ना 100 भाग सेल्सियस का, 100 भाग सेल्सियस का बराबर होगा 180 भाग फ़ारेनहाइट का। लिखोगे ना फ़ारेनहाइट का। आपसे प्रश्न पूछता है कि इन दोनों में इंटर रिलेशन क्या है। प्रश्न को बहुत ध्यान समझना। यहाँ पे मैंने एक प्रश्न बना दिया कि सेल्सियस पैमाने में 1 भाग बराबर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट में 180 भाग है। अब जरा समझना, तो यहाँ पर 1 भाग का कितना मतलब है, तो 1 भाग का मतलब है लगभग 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर फ़ारेनहाइट में 1 भाग का मतलब है 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट का मतलब है, मतलब एक खाना ऊपर जाओगे तो 1.8 इंक्रीज कर जाएगा। अब जरा समझो 100 भाग सेल्सियस का ये बराबर है 180 भाग फ़ारेनहाइट के, तो 1 सेल्सियस कितना होगा, तो देखो 1 सेल्सियस बराबर होगा, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं, रुको इसको बाई फार्मूला लिख लें। 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 180 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऐसा लिख सकते हैं ना, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 180, खुद ही समझो बीच में 100 भाग हैं और इधर 180 भाग हैं, स्केल तो सबका बराबर ही है ना, तो 100 भाग बराबर 180, तो 1 सेल्सियस बराबर 1 डिग्री सेल्सियस बराबर 180 होल डिवाइड बाई 100। तो आंसर हमारा आ गया। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, यही प्रश्न है, यही प्रश्न है, पूछा हुआ प्रश्न है कि 1 डिग्री सेल्सियस के अंतराल होने पर कितना फ़ारेनहाइट बढ़ेगा। तो आप इसको सॉल्व कर लो, जवाब आएगा 1.8 फ़ारेनहाइट का फ़र्क आता है। जैसे जैसे 1-1 सेल्सियस तुम आगे बढ़ोगे इतना फ़ारेनहाइट का अंतर आता है। तुमसे कहेगा कि अगर हम यहाँ पे 4 खाना ऊपर चले जाएं, 4 खाने ऊपर, तो कितने का अंतराल, 1.8 प्लस 1.8 प्लस 1.8 एंड प्लस 1.8, क्योंकि जैसे जैसे इंक्रीज करोगे 1.8 का फर्क होगा। ठीक है, ये आया हुआ प्रश्न है कि सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में क्या संबंध है, तो आप जवाब दोगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 180 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्योंकि बीच का अंतराल 180 भाग है, यहाँ से टॉपिक कोरिलेट हो जाएगा। तो 100 सेल्सियस बराबर 180 फ़ारेनहाइट, तो 1 सेल्सियस बराबर 180/100, आंसर हो जाएगा आपका ये। और आपसे प्रश्न पूछेगा कि अगर हम सेल्सियस में 4 खाना चलते हैं, अगर हम सेल्सियस में 4 खाना, बहुत ध्यान से प्रश्न सुनना, आपसे प्रश्न पूछा है कि अगर हम सेल्सियस पैमाने में 4 भाग ऊपर जाते हैं, 4 भाग ऊपर, ऊपर की तरफ, मतलब क्वथनांक की तरफ, तो 4 भाग ऊपर जाओगे तो कितना बढ़ेगा टेम्परेचर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि एक खाना बराबर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, देखो लिखा है 1 भाग बराबर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 4 भाग ऊपर गए तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया। और फ़ारेनहाइट में कैसे पूछेगा, आपसे कहेगा कि अगर हम 4 खाना फ़ारेनहाइट में ऊपर चलें, अगर हम फ़ारेनहाइट में 4 खाना ऊपर जाएं, तो आप कहोगे 1 भाग बराबर 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो 4 बार जब ऊपर जाओगे तो 4 गुणे 1.8, ये आपका आंसर होगा। और कोरिलेशन की बात है तो 1 खाना सेल्सियस का बराबर 1.8 खाना
फ़ारेनहाइट का। इसको ऐसे लिख लो, 1 सेल्सियस का भाग, 1 सेल्सियस का भाग, भाग मतलब पार्ट, बराबर होगा 1.8 भाग फ़ारेनहाइट का, फ़ारेनहाइट का। ये प्रश्न क्लियर। अब इससे भी आगे चलें। चलो देखो, अब केल्विन और फ़ारेनहाइट में संबंध समझ लें। तो यहाँ पे देखना, इसका 180 भाग, अब मैं इस पर आ रहा हूँ अगले टाइप पर, अगले सवाल पे। देखो 180 भाग फ़ारेनहाइट का, 180 भाग फ़ारेनहाइट का, ये बराबर होगा 100 भाग केल्विन के, 100 भाग केल्विन के। ठीक है, यहाँ तक एकदम क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं। तो हम लिख सकते हैं 180 F बराबर 100 केल्विन। तो 1 F बराबर 100 डिवाइड बाई 180, तो 0 0 कट गया। 1 फ़ारेनहाइट बराबर 1/1.8, ये आपका जवाब हो गया, ये आपका जवाब हो गया। और ये संबंध है फ़ारेनहाइट में खानों की संख्या और केल्विन में खानों की संख्या के बराबर। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब यहाँ प्रश्न कैसे बनेगा, तुमसे कहेगा ना कि अगर हम 4 खाना फ़ारेनहाइट पे चढ़े, 4 खाने मतलब 4 भाग फ़ारेनहाइट पर चढ़ते हैं, तो बताओ केल्विन में हम कितना चढ़ गए। तो आप इसी फॉर्मूले से संबंध लगाना। ये इस बात को बता रहा है कि 1 भाग फ़ारेनहाइट का, 1 भाग फ़ारेनहाइट का बराबर होता है 1/1.8 भाग केल्विन का, केल्विन का। यही मेरे कहने का मतलब है। तो इस फॉर्मूले से आप कोरिलेट करेंगे, और इससे मत घबराना, आधे लोग दशमलव से परेशान हो जाएंगे। तो ये कुछ और नहीं लिखा है, ये 10/18 लिखा है बस। अब आसान दिख रहा है, 10/18। इसको काटोगे तो आंसर हो जाएगा 5/9। लो, और आसान हो गया। आपसे प्रश्न करता है कि अगर हम एक खाना फ़ारेनहाइट में ऊपर चढ़ रहे हैं, इसके मैं बात कर रहा हूँ, अंततः रिलेशन है ये। अगर हम फ़ारेनहाइट पर 3 खाना ऊपर जाते हैं, 3 खाना फ़ारेनहाइट पर 3 खाना, अगर हम फ़ारेनहाइट पर 3 भाग ऊपर जाते हैं तो केल्विन पर कितना जाएंगे। तो आप यहाँ बस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर हो जाए आपका। क्योंकि 1 फ़ारेनहाइट बराबर दिस, तो 3 खाना ऊपर गए हो ना, तो 3 गुणे समथिंग, आंसर हो जाएगा। ये सब मैं कीवर्ड बता रहा हूँ, बिल्कुल कीवर्ड। और सेल्सियस और हिमांक का तो बिल्कुल आसान है, सेल्सियस और उसमें तो कोई बराबर ही नहीं है, क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस बराबर 1 केल्विन होता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है। सेल्सियस और केल्विन को देखो, सेल्सियस और केल्विन को 100 भाग इधर भी है, 100 भाग इधर भी है, तो इसका मतलब 1 भाग बराबर 1 केल्विन। तो ये तो सबसे आसान है, ये पूछेगा ही नहीं। 1 सेल्सियस बराबर 1 केल्विन, ये पूछता ही नहीं है। ज़्यादातर आपसे सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में पूछता है, और अगर और घुमाएगा तो 1 भाग फ़ारेनहाइट का बराबर केल्विन। यही 2 प्रश्न आपसे बनते हैं। जिनको अभी भी नहीं समझ में आया है, 2 बार वीडियो देख लेना, कोरिलेट हो जाएगा। बहुत आराम आराम से पढ़ाए हैं, बहुत आराम आराम से। बस आपको रिमेंबर केवल इतना रखना है कि किसका भाग कितने के बराबर है। जैसे 100 भाग बराबर 180 भाग, तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में ही तो ये होता है 100 और 180, तो 1 बराबर, क्लियर हो जाएगा। यहाँ से फ़ारेनहाइट और केल्विन में देखना है, तो फ़ारेनहाइट में 180 है, केल्विन में 100 है, दोनों को कोरिलेट कर दो। ये देखो हमने कोरिलेट कर दिया है। 180 भाग फ़ारेनहाइट का बराबर होगा 100 भाग केल्विन का, तो 1 भाग बराबर 100/180। सॉल्व कर लो, मैथमेटिक्स है, बेसिक मैथमेटिक्स, ये आ गया। तो वही मैंने लिख दिया है, 1 भाग फ़ारेनहाइट का बराबर होगा 1/1.8 भाग केल्विन के। सेम चीज़ है, बिल्कुल सेम चीज़ है। और इसी चीज़ को हम ये लिख सकते हैं 10/18,
और 10/18 को 5/9 लिख सकते हो। तो कुछ भी ऑब्जेक्टिव में दे आप लगा लोगे। और लास्ट में सेल्सियस और केल्विन का बोलेगा तो 100 भाग इधर है, 100 भाग इधर है, इसका मतलब 1 सेल्सियस बराबर 1 केल्विन पैमाना, 1 सेल्सियस बराबर 1 केल्विन पैमाना। तो ये भी आपका एकदम डिटेल्ड में कंप्लीट समाप्त। अब इससे ज़्यादा आपसे अंतराल नहीं पूछेगा और ना इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर मैं भी आपसे पूछे भी तो हम सोल्यूशन आपको दे देंगे, परेशान मत होइएगा। आज की क्लास का यहाँ पर द एंड एंड फाइनली नेक्स्ट क्लास पर हम पढ़ेंगे एक्सपेंशन के बारे में, एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रफलीय प्रसार गुणांक एवं आयतनीय प्रसार गुणांक। मिलते हैं फाइनली नेक्स्ट क्लास पर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।